Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to continue the lesson number 8 from your science textbook. In previous video we have already studied about the types of bones and the skeleton. In today's video we will see one activity and some bones related structures like rib cage. Okay, let us start the activity. Activity 4. Take a deep breath and hold it for a little while. आपको एक गहरी सांस लेनी है और थोड़ी देर के लिए उसे रोक के रखना है. Feel your chest bones and the backbone by gentle pressing the middle of the chest and back at the same time. आपको क्या करना है कि आपकी जो चेस्ट है उसके बोन को आपको प्रेस करना है जेंटली, आपके जो चेस्ट का मिडल पार्ट है वहाँ पे, और उसके साथ साथ आपको आपकी जो पीठ है, बैक है, उसको भी प्रेस करना है. काउंट एज मेनी रिब्स एज पॉसिबल्स. आपको काउंट करना है जितने आपके रिब्स होते हैं. ओके, ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. आपको क्या करना है, आपको ये जो फिगर दी हुई है, फिगर 8.10 जो कि जिसमें रिब केज बताए गए हैं, इसमें हमें देखना है कि ये जो रिब केज है, ये रिब केज आपको दिख रहे होंगे. ये टोटल स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाता है रिब केज. जो एक्टिविटी अभी आपने परफॉर्म की, मतलब चेस्ट बोन और आपके बैक को आपने प्रेस करके देखा था, तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर महसूस किया होगा. ओके, फील किया होगा आपने. तो इससे बोलते हैं रिब केज. और ये जो रिब केज है, इसी की वजह से, ये जो दिख रहा है आपको, इसी रिब केज की वजह से आपको एक बोनी फीलिंग, जो स्ट्रांग फीलिंग हार्ट के अंदर यहाँ पे लगी होंगी. We see that the ribs are curiously bent. ये हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिब्स हैं वो अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक तरीके से बेंड की हुई होती है, अटकी हुई रहती है. They join the chest bone and the backbone together to form a box. ये जो चेस्ट बोन है और बैकबोन है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए होते हैं और वो एक बॉक्स तरीके का एक पिक्चर बनाते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड द रिब केज. जब बैकबोन और चेस्ट बोन एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, एक दूसरे का साथ जुड़ते हैं एक बॉक्स की तरह, तब उसे बोला जाता है रिब केज. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. हमें दिखते हैं कि जब हम ये फिगर ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अगर काउंट करने लगे तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये यहाँ पे 12, आपको 12 यहाँ पे बोन्स जो रिब्स दिखेंगी. ओके, एक साइड से 12 और इधर से 12. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिब केज का 12 रिब्स से बना हुआ रहता है. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. इसके अंदर जो हमारे कुछ important internal organ या फिर कुछ internal parts हम जिसको बोल सकते हैं वो रहते हैं. जैसे कि हमारा हार्ट इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है. ओके, Ask some friends to touch their toes without bending their knees. आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि अपने जो टोज है उनको टच करें. ओके, और ये कैसे करना है, जो नीज होते हैं हमारे घुटने, उनको बेंड ना करते हुए हमें ये टोज को टच करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. आपके जो नेक है वहाँ से लेके आपके फिंगर्स तक आपको ये करना है.
व्हाट यू फील इन द इज द बैकबोन। आपको क्या दिखेगा कि आपके जो नेक से लेके आपके फिंगर तक एक हार्ड स्ट्रक्चर जो दिखता है उसे बोला जाता है बैकबोन। ओके, इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये स्ट्रक्चर है बैकबोन का, और ये जो छोटे छोटे बोन्स आपको दिख रहे हैं ये इनको बोला जाता है वर्टिब्री। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। 8.11 फिगर में हमें दिखता है कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे ये टोटल होते हैं 33, और ये 33 वर्टिब्री से एक कंप्लीट बैकबोन बनता है। द रिब केज इज जॉइंड टू दिस बोन्स। जो रिब केज होता है, जो अभी हमने देखा कि जो रिब केज है वो इन बोन्स को ज्वाइन करता है। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर जो बैकबोन है वो सीधा मतलब ऐसे वर्टिब्री से ना बना हुआ होता, ओके, ये छोटे छोटे बोन से ना बना हुआ होता और एक सिंग कंप्लीट एक लॉन्ग बड़ा लंबा एक बोन से बना हुआ होता, तो क्या आपका फ्रेंड बेंड कर पाता? Make your friend stand with both hands press to the wall and ask her to push the wall. आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के को बोलना है कि उसके दोनों भी हाथ वॉल को टच करना है और वॉल को प्रेस करना है। ओके, तो ये ऐसा करते हुए वॉल को पुश भी करना है। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट। आपको दिखेगा ऐसा करते हुए कि जो दो बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट दिखे नहीं, बहुत ज़्यादा अलग से हमें, जैसे इस फिगर 8.12 में ये जो फिगर हमें बाहर से दिख रही है ये है शोल्डर बोन। ये हमें अच्छे तरीके से उठती हुई वो हमें दिखेगी। वेयर द शोल्डर्स आर दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ये जो रिब केज है बैकबोन हमें दिखाई दे रहा है, इस बैकबोन के साइड में जो पोर्शन है वो है शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। जो 8.13 फिगर है वो आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी है। ये जो फिगर दी हुई है हमें, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें पेल्विक बोन से बना हुआ होता है। ओके, ये हमें एक सिटिंग पोजीशन की तरह दिख रहा होगा, है ना। They enclose the portion of your body below the stomach. ये जो पोर्शन होता है ये स्टमक के निचले हिस्से का भाग होता है। This is the part of you sit on. और ये जो ऐसा पार्ट होता है जिस पे आप बैठ सकते हो। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है ये हमें हेल्प करता है बेंड करने में और हमें सिटिंग पोजीशन लेने में। ओके, The skull is made up of many bones joined together. ये जो नीचे हमें दिख रहा है 8.14 फिगर में ये बना हुआ है बोन से और इसे बोला जाता है स्कल। ओके, ये स्कल को हम बोल सकते हैं खोपड़ी जो हमारे इंसान की रहती है। It encloses and protects a very important part of the body. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको अच्छे से एनक्लोज करके बंद करके रखता है। ये स्कल जो होता है एक बॉक्स की तरह होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने बहुत से ऐसे बोन्स देखे हैं जो कि हमें इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है एक बॉक्स की तरह हमें दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्कल। और इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब जल्दी से हमें ब्रेन तक कोई इंजरी नहीं होती। अगर कोई भी बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो भी इस स्कल का जो बोन होता है बहुत हार्ड होता है। इसकी वजह से
जल्दी से जल्दी हमारे ब्रेन को कोई इंजरी नहीं होती और ये स्कल ही हमें प्रोटेक्ट करता है किसी बड़ी इंजरी से. ओके. Some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. एक एडिशनल पार्ट भी स्केलेटन में रहता है जो कि बोन की तरह हार्ड तो नहीं होता और जो बिल्कुल बेंड भी नहीं होता, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता और इस तरीके से वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है कि टफ, या फिर टफ बोल सकते हैं, वो टफ होता है कि वो बेंड नहीं होता, उसको बोलते हैं कार्टिलेज. Feel your ear. Do you find any hard bony parts that can be bent? आप अपने ईयर को फील करके देखिए, क्या आपको कोई बोनी पार्ट इसमें दिखता है जो कि फिगर 8.15 में दिख रहा है हमें. ये जो हमारा ईयर है यहाँ पे हमें कोई भी बोनी पार्ट बिल्कुल नहीं दिखता. या फिर हमारे ईयर में ये जो ईयर लोब है, ये जो ईयर लोब है ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हमने इसे महसूस भी किया है. अभी आप भी ये कर सकते हो, टच करके देख सकते हो. There do not seems to be any bones here, isn't it? हमारे जो ईयर्स होते हैं उसमें बिल्कुल भी बोन्स नहीं होते हैं. Do you notice anything different between the earlobe and the portion above it? क्या आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो जो कि फिगर 8.16 में दिया है. ये ईयर लोब हमें दिख रहा है, जिसको इस फिंगर से हमें यहाँ पे टच करते हुए ये जो पोर्शन है वो है ईयर लोब. उसके बीच में और जो अपर यहाँ पे हम देख सकते हैं. ओके. इसमें हमें कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं दिखता. एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, आप उन्हें प्रेस करके भी देख सकते हैं कि उसमें कोई भी बोनी स्ट्रक्चर या फिर हार्ड स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखता. You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe, but not as hard as a bone, isn't it? आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो ईयरलोब है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 8.15 में, ये जो ईयरलोब है वो और ये जो ऊपरी अपर पार्ट है, ओके, इसमें कोई डिफरेंस हमें दिखता है कि ये जो ईयर लोब होता है ये ईयर लोब सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट स्किन होती है वहाँ पे. ओके. लेकिन हम जैसे यहाँ पे आपको फिंगर्स के पास अगर आप यहाँ पे प्रेस करके देखेंगे, आप अपने भी ईयर्स को टच करके देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर टफ दिखता है ना, हार्ड दिखता है. लेकिन क्या वो बोन की तरह हार्ड होता है? तो बिल्कुल नहीं, वो बोन की तरह हार्ड नहीं होता, ना कि उस ईयर लोब की तरह सॉफ्ट होता है. ये समवॉट इन बिटवीन द बोन्स, हार्ड और या फिर सॉफ्ट ईयर लोब के बीच में आता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज. मतलब ये जो पार्ट अपर पार्ट होता है वो कार्टिलेज से बना होता है. दिस इज कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज जो होता है हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी प्रेजेंट रहता है. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम. जो हमारा स्केलेटन है वो बोन से, जॉइंट से या फिर कार्टिलेज से बना हुआ होता है. आप उसको फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, है ना. इसके साथ आपको क्या करना है, ड्रॉ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है कि एक स्केलेटन की जो फिगर पेज नंबर 70 पे दी थी वो फिगर आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है. ओके. वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज. हमने सुना है कि जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बोन से और जॉइंट से बनी हुई होती है और यही हमें मूवमेंट के लिए, डिफरेंट मूवमेंट के लिए या फिर
मूव करने के लिए हेल्प करती है। What makes the bone move the way they do? जो बोन्स होते हैं वो किस तरीके से हमें मूव करने के हेल्प करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं ये कैसे मूव करते हैं। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। आपको क्या करना है, एक फिस्ट बनानी है अपने हैंड की, अपने पाम की। उसके बाद आर्म को बेंड करना है और आपके शोल्डर को उसे टच करके, शोल्डर को टच करके इस तरीके से फिगर ए में दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से कोशिश करनी है कि आपकी यहाँ पे आपको फिस्ट दिख रहे होंगे। ओके, तो ये जो फिस्ट हमने बनाई हुई है इसमें आपको ये दिखेगा। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? आपको अपर आर्म में कोई चेंज दिखेगा? टच इट विद द अदर हैंड, आपको अदर हैंड से उसको टच करना है। डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इन द अपर आर्म? दिस इज अ मसल, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर ए में। जैसे ही हम लोग बेंड करते हैं आर्म को और इस तरीके से फिस्ट अगर बनाते हैं और हमने यहाँ पे ऐसे आर्म को बेंड किया हुआ है एल्बो से, तो आपको एक यहाँ पे रेडिश कलर का जो स्वोलन पार्ट जो दिख रहा है, ऐसा हमें दिखता है। ये जो अपर आर्म पे जो स्वोलन पार्ट बनता है उसको बोलते हैं मसल्स। ये सब जो है ये सब होता है सिर्फ मसल की वजह से। ओके, the muscles bulge due to contraction. Now bring your arm back to its normal position. ये जो मसल्स होते हैं ये एक जगह पे इकट्ठा होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स सिकुड़ जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे हमें एक सोलन पार्ट दिखता है। अब आपको क्या करना है, आपके जो आर्म है, आपका जो आर्म है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है। ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। व्हाट हैपन टू द मसल्स? अब क्या होगा यहाँ पे मसल्स का? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या आपको यहाँ पे ये मसल्स जो है सिकुड़ते हुए ऐसे ही दिखेंगे? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। आप जैसे ही रनिंग करते हो या फिर चलते हो, बहुत ज़्यादा दूर तक चलने के बाद हमारे पैरों में भी ऐसी तरीके से सोलन पार्ट दिखता है, पैर हमारे सूज जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, मसल्स सिकुड़ जाते हैं, इसकी वजह से एक जगह पे आ जाते हैं, इसकी ही वजह से सोलन हमें जो स्वेलिंग दिखती है, मसल का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। When contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जैसे ही ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो छोटे होने लगते हैं, आसपास में आने की वजह से उसकी लेंथ कम दिखती है, वो स्टिफ हो जाते हैं और वो ज़्यादा थिक, चौड़े होने के लगते हैं। इसलिए वो बोन्स को क्या कर देते हैं, पुल करते हैं, खिंचाव लाते हैं। ओके, वो खींचते हैं बोन्स को। मसल्स वर्क्स इन पेयर। जो मसल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही जो काम करते हैं, वो अकेले नहीं काम कर सकते क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकन होती है, वो कम होती है उनकी स्ट्रेंथ। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल इन दैट डायरेक्शन। जब कोई भी एक मसल अगर, एक साइड का मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बोन क्या हो जाता है, उस तरफ खींचने लगता है, उस डायरेक्शन में खिंचाव पैदा करता है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। जब एक मसल जो है, एक साइड के मसल्स जब वर्क करते हैं तो दूसरे साइड के जो मसल्स रहते हैं, अदर मसल क्या करते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल contract to pull the bone towards its original position while the first relaxes. जब बोन को मूव करना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स
होना पड़ेगा, और जो बोन होते हैं उनकी तरफ के जो पुल हुए होते हैं उनको ओरिजिनल पोजीशन में जैसे पहले की तरह रिलैक्स होना पड़ेगा. ओके. A muscle can only pull, it cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. जो मसल्स होते हैं एक दूसरे को पुल करते हैं, वो सिर्फ पुल करते हैं, पुश नहीं करते, धकेलते नहीं हैं, सिर्फ खिंचाव पैदा करते हैं. इसी की वजह से जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं. ओके. दो जो मसल्स होते हैं एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, और इसीलिए जो बोन्स हैं वो मूव कर पाते हैं. तो हमने देखा कि जो मसल्स होते हैं वो सिर्फ खिंचाव पैदा करते हैं, वो पुश नहीं करते, धकेलते नहीं हैं. इसी की वजह से क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है तो मसल्स एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं और बोन में मूवमेंट क्रिएट करते हैं. ओके. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो अदर एनिमल्स है उनकी मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. ओके. थैंक यू.